मैं राकेश कुमार ध्रुव क्लासेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका भूगोल अध्यापक हूं और आज हम आप सबके सामने 12वीं कक्षा की जो भूगोल है उसकी एक सीरीज पेश करने जा रहे हैं। सभी जो अध्याय हैं 12वीं कक्षा के भूगोल के वो एक एक करके आप सबके सामने पेश किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12वीं कक्षा की जो भूगोल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है विश्व जियोग्राफी या विश्व भूगोल और दूसरा भाग है भारतीय भूगोल या यू कैन से इंडियन जियोग्राफी। पहले बच्चों अगर आप विश्व भूगोल को वर्ल्ड जियोग्राफी को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर भारतीय जो भूगोल है उसके लगभग 70% जो चैप्टर है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम विश्व भूगोल का जो पहला अध्याय है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको ध्यान से समझेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए तो भूगोल का जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय का जो नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय अक्षेत्र। तो भूगोल और मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। देखो भूगोल एक गतिशील विषय है। जब हम पहले पढ़ते थे तो भूगोल के अंदर हमें ज्यादातर नदियां, पहाड़, मैदान, घाटियां इनका वर्णन करवाया जाता था। आज के संदर्भ में जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उस भूगोल के अंदर हम सबको नदियों के अलावा जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उन सभी विषयों की जानकारी भी हम ले रहे हैं, हमें मिलने लग रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो भूगोल शब्द ने मानव भूगोल तक की जो दूरी तय की है। मैंने आपको पहले बताया था कि भूगोल एक गतिशील विषय है जो बदलता रहता है, जो आगे चलता रहता है, जिसमें नई नई बातें आती रहती हैं। तो यहां पर दो ही बातें हैं, भूगोल और मानव भूगोल। तो भूगोल कैसे मानव भूगोल तक पहुंचा, इसकी जो जर्नी है वो अगर आप समझ गए तो फिर आप पूरा चैप्टर जो हम आराम से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद प्रकृति और विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि भूगोल के अक्षेत्र क्या क्या है। एक लाइन होती है कि जियोग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अर्थात भूगोल सभी विषयों की जननी है। भूगोल के अंदर आप सारे विषय पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं भूगोल की। जो भूगोल शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो किया था इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज यूनान का भूगोलवेत्ता था। भूगोलवेत्ता का मतलब होता है जो भूगोल से संबंधित सभी गहन जानकारियां हम सबको बताए, हमारे सामने रखे, उसे हम भूगोलवेत्ता बोलते हैं। तो इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो आप भूगोल शब्द के जनक के तौर पर यह कह सकते हैं कि इरेटोस्थेनीज भूगोल शब्द के जनक हैं। इसके अलावा इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी बोला गया है। इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी बोला गया है। ये जो भूगोल शब्द का जो वर्णन है वो 276 से 194 ईसा पूर्व माना जाता है। 276 से 194 का मतलब ये है कि 276 से 194 जो ईसा पूर्व है वो इरेटोस्थेनीज का टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में इरेटोस्थेनीज रहे हैं और यूनान के हैं। भूगोल के अंदर ज्यादातर जो विद्वान हैं वो यूनान या जर्मनी से संबंधित रहे हैं। तो इरेटोस्थेनीज जो है वो यूनान के थे और इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द के जनक और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को ही बोला गया है। अब आगे हम भूगोल का अर्थ जान लेते हैं। भू जमा गोल, अर्थात भूमि गोल है। हमें यही पढ़ाया गया शुरू से कि भूमि गोल है।
गोल नहीं है। हमारी जो भूमि है वो नारंगी की तरह चपटी है। और अगर मान भी ले कि हमारी भूमि गोल है, तो इस बात से प्यारे बच्चों केवल हमें भूमि के गोल होने का पता चलेगा, भूमि के ऊपर और क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। तो भूगोल का जो विस्तृत अर्थ है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भूगोल को ही इंग्लिश ट्रांसलेट में एक शब्द और आता है हमारे सामने, जियोग्राफी। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जियोग्राफी और भूगोल में अंतर क्या है, तो आप शायद सोचोगे कि कोई अंतर नहीं है, भूगोल को ही इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, भूगोल और जियोग्राफी एक दूसरे के ट्रांसलेट वर्ड हैं, लेकिन भूगोल और जियोग्राफी का जो अर्थ है वो बहुत अलग है। अब हम जियोग्राफी को अगर हम इस प्रकार से लिखें, जियो प्लस ग्राफोस, तो जियो का मतलब होता है बच्चों भूमि, और ग्राफोस का मतलब होता है विस्तृत वर्णन। तो अब ध्यान से देखिए कि भूमि का विस्तृत वर्णन और भूमि गोल है, तो अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के गोल होने से संपूर्ण जानकारी का आभास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि जियोग्राफी मीन्स भूमि का विस्तृत वर्णन, तो इससे यह तय हो जाता है कि जो हमारी भूमि है उसके ऊपर जो हमारा पर्यावरण है, हमारा स्थल मंडल है, हमारा जैव मंडल है, हमारा जीव मंडल है, हमारा वनस्पति मंडल है, सब कुछ जो है उन सब का जो वर्णन है वो जियोग्राफी कहलाता है। तो ये सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा अंतर आप इसमें देखने को देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। तो भूगोल और जियोग्राफी में ये विस्तृत अंतर है। अब इसके आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों कि भूगोल कैसे मानव भूगोल बना, और भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र मानव भूगोल के तौर पर वो कैसे पेश की गई। ठीक है, तो जब मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हमारे पर्यावरण में आने लग जाते हैं, हर तरफ मानव के जो क्रियाकलाप वो दिखाई देने लग जाते हैं, तो उनसे फिर हमें यह तय करना पड़ता है कि भी हम किस स्थान पर खड़े हैं, हमारा जो भूगोल है वो कैसे हमारे मानव भूगोल के दायरे में आकर खड़ा हो गया है, तो वो देखना पड़ेगा। भूगोल का सफर मानव भूगोल तक किस प्रकार से हुआ वो देखने के लिए और जानने के लिए हम कुछ विचारधाराएं यहां पर पेश करेंगे। उन विचारधाराओं का जानना आपको जरूरी है। वो विचारधाराएं जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भूगोल कैसे मानव भूगोल तक आकर खड़ा हुआ है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको साफ करके दोबारा से आगे लिखूंगा। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों की वो विचारधाराएं कौन सी थी जो भूगोल को मानव भूगोल की तरफ लेती चली। देखिए, सबसे पहली जो विचारधारा है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उस विचारधारा का नाम था निश्चयवाद। एक और नाम है इसी विचारधारा का नियतिवाद। एक और नाम है प्यारे बच्चों पर्यावरणवाद, प्रकृतिवाद। ज्यादातर किताबों में नियतिवाद या निश्चयवाद लिखा गया है, लेकिन नियतिवाद या निश्चयवाद जो शब्द है उसका अर्थ भूगोल लेता है, या जो भूगोल का ज्यादा जानकार होता है वो तो निकाल लेता है। बच्चे कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद का मतलब क्या होता है। तो आगे इसीलिए दो शब्द और जोड़े गए हैं, पर्यावरणवाद और प्रकृतिवाद। सबसे पहले तो वाद शब्द का मतलब जान लीजिए। वाद एक विचारधारा होती है। किसी भी वाद शब्द से पहले जो शब्द लगा है उस शब्द के बारे में विचारधारा वो की आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर पर्यावरणवाद या प्रकृतिवाद है, तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि पर्यावरण संबंधी विचारधारा है, ये प्रकृति संबंधी विचारधारा है। ये सारे के सारे जो नाम हैं वो यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं।
ज्यादातर किताबों में दो नाम मिलते हैं, कहीं कहीं एक नाम अलग अलग तौर पर मिल जाता है। मैं आपको चारों नाम इसलिए बता रहा हूं कि चारों नाम किसी भी किताब में एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग स्थानों पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले नियतिवाद निश्चयवाद, इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। इस विचारधारा के अनुसार कहा गया था कि जो प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। और प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ हमें प्रकृति ही दे रही है और हम सब कुछ प्रकृति से ही ले रहे हैं, तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। इस विचारधारा के समर्थकों ने बोला कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, महान है, बिल्कुल ठीक कहा, और मानव प्रकृति के सामने तुच्छ है। या छोटा है, यू कैन से महत्वहीन है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रकृति है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सब कुछ प्रकृति ही है, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। और मानव जो है, यानी कि जो हम हैं, वो हम कुछ भी नहीं है प्रकृति के सामने। प्रकृति जब चाहे हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, जब चाहे। इसका मतलब ये है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, महान है, और मानव प्रकृति के सामने तुच्छ या छोटा है। इस विचारधारा को पेश करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले हम किसको देते हैं? वो हम देते हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल। भाई फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो जर्मनी के थे, जर्मनी के भूगोलविद थे। इन्होंने बताया था कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मानव इसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए आप ये बोल सकते हो, कई स्थानों पर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भाई नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद या प्रकृतिवाद कैसी विचारधारा है? तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये जर्मन विचारधारा है। इसे आप जर्मन विचारधारा के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसको पेश करने का जो श्रेय है वो जर्मनी के एक भूगोलवेता को जाता है। हालांकि बाकी कुछ और भूगोलवेता भी इसमें निकलकर सामने आए थे, उनके नाम भी जानना आवश्यक है। इस विचारधारा को आगे ले जाने का जो श्रेय है वो किसे दिया गया? कुमारी एलिना चर्चिल सिम्पल। ये अमेरिका की महिला थी। अमेरिकी महिला भूगोलवेता। और फ्रेडरिक रेडजेल की ये शिष्या थी। किसकी भाई? शिष्या, स्टूडेंट थी भाई फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने इस विचारधारा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहली विचारधारा यह थी कि भी निश्चयवाद, नियतिवाद, जिसके अंदर प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस विचारधारा को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि हाँ, भूगोल प्राकृतिक है, भौगोलिक है, भौतिक है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर है। तो फिर भाई कुछ समय के बाद क्या हुआ? देखो, कोई भी विचारधारा आपके सामने आ जाए, कोई भी चीज आपके सामने आ जाए, खासतौर पर भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो या कोई भी चीज हो, उसमें आलोचना होनी चाहिए। और सकारात्मक आलोचना बहुत बार रास्ते लेकर आती है, हमारे पास नए नए रास्ते खोज कर लाती है। तो ऐसी ही एक सकारात्मक आलोचना भी इसकी हुई, क्योंकि प्रकृति तब तक ही तो खुशहाल रहेगी ना जब तक उस पर मानव रहेगा। मानव नहीं रहेगा तो फिर प्रकृति किस काम की है? तो फिर एक और नई विचारधारा आई भाई, जिस विचारधारा का नाम था संभववाद, और एक और इसका नया नाम था संभावनावाद। अब ये संभववाद या संभावनावाद क्या है? देखो, शब्द है संभव, संभावना, तो कोई कहना चाह रहा है कि संभावनाएं हैं। अब संभावनाएं किसके लिए है? संभावनाएं हमारे लिए हैं। हम कौन हैं? मानव। तो इसमें क्या कहा गया है
कि संभववाद या संभावनावाद में यह कहा गया है कि आप इस परिभाषा को निश्चयवाद की परिभाषा के उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि उल्टी परिभाषा हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया था कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, महान है, और मानव कैसा है, तुच्छ है या हीन है। बस मानव की जगह प्रकृति लिख दी और प्रकृति की जगह मानव लिख दीजिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, महान है और प्रकृति मानव के सामने तुच्छ है। छोटी है। कहना गलत भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि भाई आज मानव ने कितना विकास कर लिया है, हालांकि उस विकास की कीमत काफी चुकाई है हम लोगों ने। हमने प्रकृति के साथ काफी छेड़छाड़ की है, तब जाकर वो विकास हमें मिला हुआ है। लेकिन विकास तो मानव ने किया है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, भूख है, प्यास है, इन सभी चीजों पर आज मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। बड़ी से बड़ी महामारी पर हम विजय प्राप्त करने की कोशिशें करते हैं, बहुत बार हम सफल भी हो जाते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि कोरोना नामक एक महामारी आई हुई है और जिस से पूरा विश्व लड़ रहा है। जल्दी ही हम उसका इलाज ढूंढ भी लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि संभावनाएं मौजूद हैं, और संभावनाएं किसके लिए भाई, मानव के लिए। तो अब यह जानना जरूरी है कि इस विचारधारा को पेश किसने किया है। भाई इस विचारधारा को पेश करने का जो श्रेय है वो जाता है वाइडल डी ला ब्लॉस को। वाइडल डी ला ब्लॉस फ्रांस के थे भाई। कहां के थे, फ्रांस के। इसलिए आप इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी बोल सकते हैं। इस विचारधारा को पेश करने का श्रेय वाइडल डी ला ब्लॉस को जाता है, और इस विचारधारा को आप बोल सकते हैं कि ये जो विचारधारा थी, संभववाद या संभावनावाद, ये फ्रांसीसी विचारधारा थी। वाइडल डी ला ब्लॉस इस विचारधारा के इतने कट्टर समर्थक थे कि वाइडल डी ला ब्लॉस ने क्या किया भाई, वाइडल डी ला ब्लॉस ने संभावनावाद का स्कूल खोल दिया। संभावनावाद का स्कूल खोला, जिस स्कूल के अंदर वो बच्चों को या सभी को ये बताते थे कि संभावनाएं मौजूद हैं, मानव महान है, सर्वश्रेष्ठ है, मानव तुच्छ नहीं है। तो बहुत कट्टर समर्थक थे संभावनावाद के, और संभावनावाद की इस थ्योरी को, इस विचारधारा को आगे ले जाने का जो कार्य है वो किया भाई एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है यहां पर फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया, और फ्रांसिस बेकन भी भाई फ्रांस के थे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि फ्रांसिस बेकन या वाइडल डी ला ब्लॉस जो दोनों ही फ्रांस के थे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संभावनावाद या संभववाद जो है वो फ्रांसीसी विचारधारा थी, जिसमें यह बताया गया कि मानव के लिए संभावनाएं मौजूद हैं। और इसके अलावा वाइडल डी ला ब्लॉस ने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिया ह्यूमन। किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डी ज्योग्राफिया ह्यूमन। वीडियो के अंत में एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जिसमें आप भूगोल के सभी जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम आप उसमें ले सकते हो। अगर यहां बताने लग जाएंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा भूगोल के जो जनक हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इरेटोस्थेनीज यूनानी भूगोल और व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो अगर सारे नाम यहां पर बताने लग जाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वहां पर कंप्लीट चैप्टर जो है वो जो शॉर्ट फॉर्म में है आपके सामने मिल जाएगा। तो इन्होंने किताब लिखी थी प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिया ह्यूमन। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ज्योग्राफिया मतलब भूगोल, ह्यूमन मतलब मानव, यानी कि मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं वो इस किताब में लिखे गए हैं।
और आप कह सकते हो कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का जनक वाइडल डी लागोस को बोला जाता है। इसको ध्यान से देखना भाई, भूगोल का जनक कौन है, मानव भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। फ्रेडरिक रेडजल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेडरिक रेडजल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक बोला गया है, आधुनिक मानव भूगोल का। देखो अगर सिर्फ मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल का जनक है वाइडल डी लागोस, और अगर आधुनिक मानव भूगोल की बात करें तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहलाएगा फ्रेडरिक रेडजल, जो कि जर्मन का था। और भाई अगर सिर्फ भूगोल के पिता की हम बात करें, अगर सिर्फ भूगोल के पिता की हम बात करें तो भूगोल के जो पिता हैं उनका नाम है हिकेटियस। भूगोल के पिता का नाम है हिकेटियस। ये भी आप ध्यान करेंगे कि भूगोल के जो पिता हैं, भूगोल के जो जनक हैं, ध्यान करेंगे, भूगोल शब्द के जनक और भूगोल के जनक दो अलग अलग चीजें हैं। पहले मैंने आपको बताया कि भूगोल शब्द के जो जनक है वो इरेक्टोस्थेनीज है, और भूगोल विषय के जो जनक हैं वो हिकेटियस है। ये ध्यान करेंगे, हिकेटियस, हिकेटियस यूनान के थे। ठीक है भाई। भूगोल के जनक, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहां पर एक और नाम आ जाता है, बहुत से स्थानों पर एक नाम आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस हिकेटियस यूनान के थे भाई। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस को हम इतिहास के तौर पर जानते हैं, लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ऐतिहासिक भूगोल के जो पिता थे वो हेरोडोटस थे। ठीक है भाई, एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम जो तीसरी विचारधारा वो आपके सामने पेश करेंगे। जो लास्ट बात मैं आपको बता रहा था कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ऐतिहासिक भूगोल के जो पिता हैं वो किन्हें माना गया है? तो हेरोडोटस मैंने आपको बताया था। हेरोडोटस, हेरोडोटस का जो नाम है वो संस्कृत में हरिदत्त होता है। तो हेरोडोटस, हालांकि हेरोडोटस जो थे वो यूनान के थे। तो दो विचारधाराओं के बाद हम तीसरी विचारधारा की बात करते हैं। अब निश्चयवाद या नियतिवाद आपने पढ़ लिया, संभव या संभावनावाद आपने पढ़ लिया है। एक में कहा जा रहा है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे में कहा जा रहा है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है। कोई प्रकृति को छोटा बता रहा है, कोई मानव को छोटा बता रहा है। अब आलोचनाएं हुई और आलोचनाओं के बाद क्या निकलकर सामने आया कि ये तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन महान है, कौन हीन है। तो यहां पर एक तीसरी विचारधारा आई, जिस विचारधारा को नाम दिया गया नव निश्चयवाद। इसे एक और नाम दे सकते हैं आधुनिक निश्चयवाद। या इसे एक और नाम आप दे सकते हो नवनियतिवाद। इसे एक और नाम भी दिया गया है रुको और जाओ। रुको और जाओ। अब रुको और जाओ का मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। नव निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद या नवनियतिवाद में क्या कहा गया है कि मानव व प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं। अर्थात ये छोटे बड़े नहीं है भाई, मानव भी अपने आप में महान है और प्रकृति भी अपने आप में महान है।
ठीक है। तो ये जो विचारधारा थी, उन दोनों विचारधाराओं के बीच की विचारधारा आई जिसमें ये बोला गया कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के शत्रु नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं। अर्थात अगर हमें प्रकृति से कुछ लेना है तो हमें प्रकृति के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति से मित्रतापूर्वक व्यवहार करके कुछ हासिल नहीं करना चाहेंगे तो कुछ समय तो हम जबरदस्ती प्रकृति से लेते रहेंगे, फिर प्रकृति हमें देना बंद कर देगी। और अगर हम अपने इस क्रियाकलाप को बंद नहीं करेंगे तो प्रकृति फिर अपना रूप बदलती है, जैसा कि समय समय पर आप देखते हो कि प्रकृति रूप बदलती है और हमसे बदलाव भी लेती है। तो मानव व प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस विचारधारा में क्या कहा गया है कि हम प्रकृति की अनिवार्यताओं को मानकर प्रकृति से सब कुछ ले सकते हैं, अर्थात मित्रतापूर्वक व्यवहार कर कर हम प्रकृति से हर चीज हासिल कर सकते हैं, मित्र बनकर। तो मानव व प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं। बहुत बार यह पूछा भी जाता है कि यह विचारधारा कब पेश की गई, कब आई। तो ये जो विचारधारा थी ये 1920 के दशक में आई भाई, 1920 के दशक में। इस विचारधारा को जो पेश करने का जो श्रेय है वो जाता है, एक व्यक्ति है महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा को पेश करने का जो श्रेय है वो ग्रिफिथ टेलर को जाता है। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं ग्रिफिथ टेलर। और इन्होंने इस विचारधारा को पेश किया गया कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं और वो एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि भाई इसे रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ का मतलब क्या है? देखो भाई, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, इस जीवन में हम आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। अर्थात हम इस प्रकृति पर रहकर इस प्रकार से व्यवहार करें कि हमें यहां कुछ समय रुककर जाना है। जो चीज हमारे पूर्वजों ने हमें दी है कम से कम उतनी तो हम अपने वंशजों को दें, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको दें। हमें यहां सदा के लिए नहीं रहना है। जितना भी जीवन हमें मिला है उसको हम यहां रुककर व्यतीत करें और फिर चले जाएं। और जो आगे आने वाले हैं उनके रुकने का भी प्रबंध हम करें, यानी कि उनको भी हम यहाँ पर ऐसा कुछ छोड़ के जाएं, कुछ दे के जाएं, बढ़ाकर ना दे के जाए तो कम से कम वो तो दे ही जाए जो हमें दिया गया है। और बढ़ाकर दिया जाए तो फिर हम सही मायनों में प्रकृति के मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए इससे जो विचारधारा है इसे रुको और जाओ नामक विचारधारा भी बोला गया है। तो इन बातों से बेटा ये तय हो जाता है प्यारे बच्चों कि भूगोल कैसे मानव भूगोल तक का सफर तय करके आया है। ठीक है भाई। तो मानव भूगोल, अब मानव भूगोल की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन तीनों विचारधाराओं को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि मानव भूगोल क्या है। प्राकृतिक अवस्थाओं में, प्रकृति पर भौतिक अवस्थाओं में मानव द्वारा जो क्रियाकलाप हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य कर जो मानवीय क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें हम मानव भूगोल कहते हैं। इसको आप एक बार उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे 1 मिनट के बाद इसको उतार लीजिए, उसके फिर आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा इसका। पहले बच्चों हम बात करते हैं आपकी जो भूगोल विषय है उसकी जो किताब है उसका जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल विषय और क्षेत्र, उसमें 2 बॉक्स दिए गए हैं और जिन बॉक्सेस में 2 कहानियां लिखी गई हैं एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बॉक्स में लिखा गया है कि मानव का प्रकृतिकरण,
एक बॉक्स में लिखा गया है प्रकृति का मानवीकरण। ये जो दोनों कहानियां हैं का प्रकटीकरण क्या है? ये जो कहानी है वो है छत्तीसगढ़ के एक बैना नामक व्यक्ति है। छत्तीसगढ़ का जो बैना नामक व्यक्ति है वो जंगलों में रहता है और प्रकृति के साथ उसका मित्र बनकर, सहयोगी बनकर सभी चीजों को वो हासिल कर रहा है और इस हासिल करने के साथ साथ वह प्रकृति के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके सामंजस्य भी बनाए रखता है। अर्थात अपनी जरूरत की चीजों को प्राप्त करने के लिए वो प्रकृति का सहारा जरूर लेता है, उसका शोषण नहीं करता है। बैना जो है वो प्रकृति का सम्मान करता है। अब प्रकृति का सम्मान करने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि प्रकृति से हम ले रहे हैं और उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं। प्रकृति से हम ले रहे हैं और उसका हम धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रकृति को हम बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है मानव के प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से मानव प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करता है। इसे आप आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बैना नामक व्यक्ति जंगलों में रह रहा है, जरूरी नहीं जंगलों में रहकर आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं। आजकल आपने देखा होगा बहुत से शहरों में लोग घरों की छतों पर मनी प्लांटिंग करते हैं, फल सब्जियां वगैरह अपनी छतों पर भी लगा लेते हैं। अपने आंगन में, अपने छत पर, अपने गार्डन में वो बहुत प्रकार के पेड़ जो पौधे हैं उनको लगा लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति के साथ चल रहे हैं। और जब मानव प्रकृति को आगे बढ़ाने की सोच रखने लग जाता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण हो गया है। यह एक सकारात्मक सोच है। प्रकृति हमें देने वाली है, प्रकृति से हम लेने वाले हैं, लेकिन हम जब प्रकृति से लेते हैं तो हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। अगर हम सम्मान करेंगे तभी हम इस चीज को आगे ले जा सकेंगे। ठीक है, दूसरी कहानी जो आपके बॉक्स में दी गई है वो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के मानवीकरण का मतलब क्या होता है? यहां पर भी वही थॉट है बट थोड़ा सा अंतर है। थॉट क्या है? प्रकृति हमें देती है और प्रकृति से लेना हम अपना अधिकार समझते हैं, हक समझते हैं और बदले में जरूरी नहीं कि हम प्रकृति का धन्यवाद करें। गजेंद्र सैनी, हरियाणा। हरियाणा का गजेंद्र सैनी है जो पढ़ लिख कर विदेश में चला जाता है और विपरीत परिस्थितियों में वो रहता है। इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं जहां पर एक आम आदमी नहीं रह सकता है, लेकिन तकनीकी सहायता से वहां पर उसका जो ऑफिस है, उसकी जो गाड़ी है, उसका जो घर है, उसके जो दोस्त हैं, जहां वो घूमता फिरता है, सभी स्थानों को तकनीकी सहायता से रहने लायक बना दिया गया है। अब रहने लायक बना दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर उसे रहने लायक बनाने में हमने प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन कर दिया है, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है, तो फिर यह तय हो जाता है कि प्रकृति के अंदर मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हो गया है। प्रकृति से हमें लेना भी है और प्रकृति को हमें देना भी है, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इस कहानी को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि जो प्रकृति है उसमें मानवीय जो हस्तक्षेप है वो कितना गहरा होता जा रहा है। तो प्रकृति के मानवीकरण की जो व्यवस्था है वो भी ठीक है। हम अधिकार समझते हैं लेना, हम अधिकार समझते हैं कि प्रकृति से हमें लेना ही है।
प्रकृति से हमें हर हाल में लेना है, दे सकना। तो ये व्यवस्था जो है वो नकारात्मक है। ये नकारात्मक सोच का है नतीजा भाई, कि प्रकृति से लेना हमारा अधिकार है और उसके बदले में हम उसको दें तो ठीक है, ना दें तो ठीक है। तो ये प्रकृति का सम्मान नहीं है, जबकि बेदा नामक जो व्यक्ति है वो प्रकृति का सम्मान करता है। तो ये दो ऐसे चैप्टर हैं, दो ऐसे बॉक्सेस हैं जो अगर आप उसमें पढ़ोगे तो आप इसमें यही देखोगे कि प्रकृति के मानवीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हो गया है। और मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है कि मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य कर रहा है। देखो हर जगह, दोनों जगह मानव प्रकृति में घुस रहा है, लेकिन यहां पर वो घुसना अपना अधिकार समझ रहा है और यहां पर वो घुसना अपना कर्तव्य समझ रहा है। जब हम अपने कर्तव्य की बात करते हैं तो फिर हम सम्मान करते हैं, हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो प्रकृति को कुछ देने की सोच भी रखते हैं। यहां हम अपना अधिकार समझते हैं कि हमें तो लेना है, देने की बात नहीं सोचते हैं। तो दोनों चीजों में मानव का होना लाजमी है, मानव का होना अनिवार्य है और प्रकृति का भी होना लाजमी है, प्रकृति का होना भी अनिवार्य है। तो तीसरी विचारधारा कि हमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य करना होगा हमारा। ये तो संभववाद हो गया है कि मानव सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरी विचारधारा कि हमें प्रकृति के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है, यही हमारी सकारात्मक सोच का नतीजा है। इसको उतार लीजिए, उसके बाद अंतिम जो टॉपिक है इसका वो करवाया जाएगा। पहले बच्चों हम बात करते हैं मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उनके बारे में। ठीक है भाई, जो कि चैप्टर का नाम है भूगोल, मानव भूगोल विषय और अक्षेत्र। अब विषय क्षेत्र क्या है देख लीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को एक भूगोल देता है जीन ब्रुन्स। ये नाम याद कर लीजिए, जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स ने एक किताब लिखी थी ह्यूमन ज्योग्राफी, किताब लिखी है जीन ब्रुन्स ने। इस किताब का नाम याद रख लीजिए, इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी गई परीक्षाओं में। जीन ब्रुन्स कौन था? जीन ब्रुन्स यूनान का था भाई, यूनान का भूगोल देता था। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के जो विषय हैं वो 3 भाग व 6 प्रकार, जो विषय क्षेत्र हैं मानव भूगोल के, उनको 3 भागों में और 6 प्रकारों में बांटा है। 3 भाग हैं और 6 प्रकार हैं, प्रत्येक भाग में 2 प्रकार हैं। तो वो जानना आवश्यक हो जाता है कि वो जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। वो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो भाग है वो है मिट्टी के अनुत्पादक तथ्य। ये भाग है, इधर मैं भाग लिखूंगा और इधर मैं प्रकार लिखूंगा। भाग 1 मिट्टी के अनुत्पादक तथ्य। अब मिट्टी के अनुत्पादक तथ्यों का मतलब क्या होता है? देखो हमने घर बना रखी है, मकान बना रखी है, वहां से हम कुछ भी नहीं उत्पादन कर पाते। इसके अलावा हमने मार्ग बना रखी है, सड़क है, चाहे वो रेल मार्ग है, वहां से हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसमें पहला जो प्रकार है वो घर या मकान आ जाएगा। और भी इसमें जो दूसरा प्रकार है वो मार्ग आ जाएगा।
मार्ग चाहे भाई सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो। भाग नंबर 1, प्रकार नंबर 1 और प्रकार नंबर 2, 3 भाग और 6 प्रकार हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि धरातल पर कुछ ऐसे अक्षेत्र भी हैं जो मिट्टी के अनुत्पादक तत्व हैं, यानी कि हम उनमें से कुछ भी उत्पादन नहीं कर पाते। अब यहां पर देखो भाई, उत्पादन करने का मतलब यह है कि भाई कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिनसे कोई प्रोडक्शन होता हो। अब आप सोचोगे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो वो किराया मिलता है हमसे, घर है हमारा, किराएदार को हम रख लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सभी प्रकार की जो भवन निर्माण कलाएं हैं वो और सड़क मार्ग जो है वो इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं मिट्टी के अनुत्पादक तत्व है, जिसमें मकान और सड़क रेल वगैरह ये शामिल हो जाएंगे। नंबर 2 इसमें क्या आ जाएगा, पौधों व पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य। पौधों और पशुओं पर जो विजय संबंधी तथ्य हैं उनमें क्या आएगा। अब भाई पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य में भाग नंबर 2 आ गया है। अब हम 1, 2 और प्रकार नंबर 3 की बात करते हैं। प्रकार नंबर 3 में आ जाएगा प्यारे बच्चों कृषि, और प्रकार नंबर 4 में आ जाएगा पशुपालन। पौधों पर हमने विजय बना दी, हमने फसल को भी पालतू बना दिया है। अब आप सोचोगे कि जानवर पालतू होते थे, फसल कैसे पालतू होने लगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिन फसलों को हम किन्हीं भी कंडीशन में, विपरीत कंडीशन में भी हम जब उगा लेते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि भी हमने फसलों को भी पालतू बना लिया है। तो फसलें भी पालतू होती हैं। जो आप अपने चारों तरफ कुछ प्रमुख 20-30 प्रकार की जो फसलें देखते हैं वो हम किसी भी कंडीशन में जब उगा लेते हैं तो वो फसल पालतू कहलाती है। एग्रीकल्चर जो है हमारी पालतू सिचुएशन में आ जाती है। पशुपालन का तो आपको पता ही है, पीछे पालन लगा हुआ है, हम शेर तक को पालतू बना लेते हैं। तो पशुपालन या कृषि जो है वो पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है। नंबर 3 जो है भाग वो देख लीजिए, विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजों को हम शामिल करते हैं। प्रकार नंबर 5, वही जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसमें आ जाएगा खनिजों का विदोहन। खनिजों के विदोहन का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थों को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6 में जो पशुपालन हमने किया था, जो पशु हमने पाले थे उनके बारे में बोला गया है। इन दोनों को पौधों व पशुओं का विनाश। तो ध्यान से देखिए, मिट्टी के अनुत्पादक तत्व जिसमें मकान, मार्ग सभी प्रकार के वो इसमें शामिल हो जाएंगे जिनसे हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं। पौधों और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य, मानव ने नंबर 2 भाग जो आया है उसमें हमने खेती बाड़ी या पशुओं पर विजय हासिल कर ली है। नंबर 3 विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य, और इनमें क्या चीज बोली गई है, इसमें खनिजों का विदोहन। खनिज जो प्राकृतिक अवस्था में हमारे सामने मौजूद होते हैं, जमीन के नीचे से हम उन्हें खनन या उत्खनन के माध्यम से निकालते हैं। पेट्रोलियम है, कोयला है, या सैकड़ों प्रकार के जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिन पर हम निर्भर है पूरी तरह से, उन खनिजों को हम अनावश्यक तौर पर यूज करते जा रहे हैं, अनावश्यक तौर पर उनका विदोहन करते जा रहे हैं। और पौधों और पशुओं का विनाश, पौधों और पशुओं का विनाश क्या है? अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे
पेड़ पौधे अगर हम काट देंगे तो हम पशुओं का, वनस्पति जगत में जो जीव जंतु रहते हैं उनका घर छीन लेते हैं। तो पौधों को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, पेड़ पौधों को अगर हम काट देंगे तो फिर बचेगा क्या? क्या होगा? विनाश होगा। नंबर 3, पशु कहाँ जाएंगे? हमारे घरों तक आ जाएंगे, और अगर हमारे घरों तक आने से हम उनको बचाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम फिर उनको मारना शुरू कर देंगे। आजकल आप देख रहे हो शिकार के तौर पर भी पशुओं का बहुत ज्यादा स्तर पर विनाश किया जा रहा है। और इसके अलावा खाने की चीजों के लिए भी आप देख रहे हो कि पशुओं को हम कैसे मारा। कि हाल ही में आपने देखा था कि वुहान शहर चीन के अंदर किस प्रकार से पशुओं के द्वारा एक भयंकर जो बीमारी है वो फैली है। अनावश्यक तौर पर जब हम पशु का विनाश करते हैं तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि पशु जीव जगत के जो जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो सभी प्रकृति के साथ मिलकर ये सारी चीजें करते हैं। तो मिट्टी के अनुत्पादक तथ्य, पौधों व पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य, विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य, ये 3 भाग हैं। और मकान, मार्ग, कृषि, पशुपालन, खनिजों का विदोहन और पौधों व पशु का विनाश, ये 6 प्रकार हैं। जीन ब्रून्स ने तीसरे भाग को एक नाम दिया गया, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तीसरे भाग को एक नाम दिया है और उस भाग का नाम है लुटेरी अर्थव्यवस्था। ये कई बार पेपर में जो ये प्रश्न पूछा गया है कि जीन ब्रून्स ने किसको लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम पर संबोधित किया है, तो विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी जो तथ्य हैं उनको जीन ब्रून्स ने पेश किया है। तो मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं इनसे ये तय हो जाता है कि भाई किस प्रकार से जीन ब्रून्स ने ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है और किस प्रकार भूगोल में मानव का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। इन्हें आप उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपका जो पहला अध्याय है समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। अगर आप सबको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो हमें ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी इसको बताइए। अगर कोई कमी रह जाती है वीडियो में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी जो भूगोल के जनक हैं, कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, पुस्तकें हैं जिनके लेखक के नाम भी इस अध्याय से जुड़े हुए हैं, वो आप वीडियो के अंत में एक डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।